नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। PYQ की सीरीज में MPPSC प्रीलिम्स का 2023 का जीएस का प्रश्न पत्र हम लगा रहे हैं। प्रश्न 40 तक हम इससे पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। 2025 का और 2024 का भी जीएस का पेपर हम हल कर चुके हैं विश्लेषण के साथ। और ये 41 से 50 तक के क्वेश्चन हम इस वीडियो में हल करेंगे। और अगर जो मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से आपने भी अगर PYQ हल की है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही वीडियो देखें आप अपने स्तर से भी स्टडी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी अंदाजे लगा सकते हैं, अपने हिसाब से भी संभावित प्रश्नों को खोज सकते हैं और आप MPPSC की प्रीलिम्स में सिलेक्ट होकर मेंस की तैयारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं अभी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? ठीक है, सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं कि जब भी इस तरीके का प्रश्न आ रहा है कि हमको, ये बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो मेरे से सहमत भी होंगे और वो इस चीज को समझ भी पा रहे होंगे। ठीक, अब इसका हमको मतलब पता नहीं है। मैं जब एग्जाम हॉल में बैठा था, मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता था। ठीक, फिर मैंने इसके इंग्लिश वर्जन को देखा। ठीक, इंग्लिश देखा तो भी मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैंने इन ऑप्शंस मैंने इसमें कैसे लगाया, अब मैं सोच रहा हूं कि नहीं है का मतलब मैं ये पूरा रीजनिंग के आधार पे प्रश्न था, मुझे इसका मतलब नहीं पता था उस समय। फिर मैंने सोचा कि जब मैं जॉब में आ चुका था तो मैंने सोचा कि अब इनमें रीजनिंग क्या लगाई जाए। तो ये एमपी टेंडर क्या होता है, ये हम गवर्नमेंट परचेसिंग करते हैं इस पे ऑनलाइन टेंडर करके, या इस पे एक प्रक्रिया के तहत इससे हम सरकारी सामान या जो भी खरीदना होता है तो एमपी टेंडर से खरीदते हैं। सेम जेम पोर्टल से भी खरीदते हैं। तो मेरे को लगा ये दोनों तो समान है, सेम इससे इससे भी खरीदते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, तीन एक जैसे काम कर रहे हैं ये। अब अलग मुझे कौन सा लगा था कि यार ये अलग है, तो मुझे समझ में आ गया एमपी ऑनलाइन से खरीदी नहीं होती है। एमपी ऑनलाइन में क्या होती है, सरकार की सेवाओं के बारे में जानना। अपन जाते हैं ना एमपीपीएससी का फॉर्म भरने, उस पोर्टल पे और भी फॉर्म भरने होते हैं, तो वो गवर्नमेंट टू आपका सिटीजन ऐप है। और ये क्या है आपके तीनों, अगर हम इन तीनों को देखेंगे तो, सॉरी इसको नहीं, इन तीनों को देखेंगे तो ये क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस या बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये यहां से मैंने ये आंसर को सही किया था। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो आपका MPLUN है, तो ये लघु उद्योग निगम लिमिटेड है। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म लघु उद्योग निगम लिमिटेड। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, जो छोटे व्यापारी छोटे उद्योग होते हैं उनके लिए ये खरीदारी का काम, ऐसे जो एमपी टेंडर और ये करते हैं ऐसे सेम ये करता है। इस पे भी टेंडर होते हैं लघु उद्योग और उनके। तो ये तीन आपको पढ़ लेना है। समझ रहे हो कि आंसर निकालने का एक तरीका भी है कि हमने कभी नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी हम आंसर निकाल लेते हैं, चूंकि हम ऑप्शंस को जानते हैं। तो ये थोड़ा सा कभी, और जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको पता है कि इसका मतलब खरीद होता है, तो वो तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन अब मान लो उनको मतलब है कि खरीद पता होता है, पर उनको ये पता नहीं है कि इन तीनों इनमें से कौन कौन से पोर्टल पे खरीदारी का काम होता है, कौन से पोर्टल बेचने का काम होता है। तो ये है कि आपको थोड़ा सा, अब ये क्या है, करंट अफेयर्स में चल रहा है भाई, करंट अफेयर्स में इन सब का काम चल रहा है। मोस्टली मकसद क्या होता है, सिविल सर्वेंट से क्या पूछा जाए, पहले ये देखना पड़ता है कि सिविल सर्वेंट की क्वालिटी सरकार क्या चाहती है, कि क्या होना चाहिए उसके गुण। उसी आधार पे उसकी टेस्ट होता है, उसी आधार पे उसके एग्जाम्स होते हैं। तो हमको ये आपकी अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी कि सिविल सर्वेंट में क्या क्या गुण होना चाहिए। सिविल सर्वेंट की मेमोरी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसकी वाक्पटुता होना चाहिए, लेखन शैली होना चाहिए, लिखे हुए को समझ भी ले वो, और अपने अंदर वाली चीज को बता भी सके, वो लिख भी सके। और उतनी इंग्लिश आवश्यक है जितनी इंग्लिश की जरूरत है, और लोकल लैंग्वेज कल्चर की आवश्यकता होती है, उसको ज्योग्राफी की आवश्यकता होती है, जिससे अब अपने डिसीजन ले सके। इसलिए उन्हीं गुणों को देखकर हमने, हमारी जो पीएससी होती है, आयोग होता है, वो सिलेबस तैयार करता है और उसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एमपी ऑनलाइन, ठीक है, ये मैंने पूरा बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? ठीक, इसमें आपको ये चारों पढ़ लेना। ठीक है,
इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका डीएसएल है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का उपयोग ब्रॉडबैंड प्रयुक्त है। ये इसका डीएसएल का उपयोग करके टेलीफोन इंटरनेट होता है। ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। ठीक है, ये केबल आप लोगों ने देखा होगा, टीवी केबल, और इससे नेट भी चलता है, मॉड्यूल मॉडेम वगैरह लगाते थे, तो उससे भी आप पढ़ लेना। ठीक है, अब मॉडेम का काम पढ़ लेना। अगर मॉडेम आ भी गया है तो मॉडेम का काम क्या है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन करता है, और वो सिग्नल चेंज करने का काम मॉडेम का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चीज की। यहां से जो संभावित प्रश्न बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा मेहनत करनी है आपको। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो ये सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में आपने सुना हो, सर्च कर लेना जिसने नहीं सुना है। तो सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है कि जो हम अभी फाइबर बिछा के, वायरिंग करके, टावर लगा के, ऐसे करके लाइन करके, और वो के मतलब फिजिकल माध्यम से इंटरनेट की उपलब्धता होती है। सैटेलाइट से क्या होगा कि एक उपग्रह होगा, उससे सिग्नल कैप्चर हम करेंगे और उससे डायरेक्ट हम इंटरनेट चलाएंगे। ठीक है, या चला रहे हैं, कुछ देशों में कंपनीज भी हैं। ये तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। तो इससे दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पे फिजिकल रूप से केबल या वो फाइबर नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पे इसका उपयोग बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसमें एक वायरलेस इंटरनेट सेवा होगी। इसकी मुख्य मुख्य जो कंपनियां हैं, ठीक, तो वो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग भी सर्च कर लेना। स्पेस एक्स, इसका नाम सुना होगा, तो ये हमारे एलन मस्क महोदय की है, स्पेस एक्स। स्टारलिंक बहुत इंपोर्टेंट, यहां से प्रश्न आने की संभावना है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी, कौन सी कंपनी सैटेलाइट इंडिया में अभी अप्रोच कर रही है, कौन सी जियो और आपके एयरटेल से सहयोग करके बनाने वाली है, तो ऐसा करके प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, अब आप अगर एक और देखेंगे तो ये एलन मस्क की है, जियो और एयरटेल के साथ ये साझेदारी कर रही है, हो सकता है ये लॉन्च करे इंडिया में। ठीक, एक है वन वेब, ये कंपनी भी क्या काम करती है, इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट का काम करती है। एक है वायासेट, इसको क्या प्रोनाउंसिएट होगा देख लेना। ठीक, ये भी है, ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। एक है आपकी यूएस की है, इसको यूजेस जो भी पढ़ना है वो पढ़ लेना, नेट। ठीक है, HUGHES। ठीक, एक है आपकी अमेजन काइपर, ये अमेजन की है। ठीक, तो ये भी इंडिया में हो सकता है कि लॉन्च करे। ठीक है, भारत में शुरू होने की संभावना है इसकी। तो ये कुछ आपकी कंपनी थी, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक आध और लिखी होगी तो ठीक है, यही है, स्टारलिंक हो गई है। ठीक है, और आप खोज लेना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, उत्तर की व्याख्या। ठीक है, इसका नेक्स्ट आते हैं अपन, ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है ई कॉमर्स में। तो ये तो है ही, ई कॉमर्स मतलब ई बिजनेस, अमेजन फ्लिपकार्ट ये सब होते हैं। तो ये अब बाकी के भी सीमित पहुंच, ये तो ठीक है, सीमित पहुंच नहीं होती है, किसी की पहुंच हो जाती है, खरीदारी के अनुभव को व्यक्तिपरक करने की। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। ठीक, उत्तर ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, जो अपन अमेजन फ्लिपकार्ट पे कार्ट करते हैं, और क्या क्या हम उसमें ऑप्शन आता है, फिल्टर का ऑप्शन आता है, हम सॉर्ट का ऑप्शन आता है, तो इनसे भी प्रश्न बनते हैं। एक बार पूछा गया था, पता नहीं इसी में या तो आगे आएगा या फिर 2019 के लगभग जो भी एक एग्जाम है वो मेरे सामने आया था, तो उसमें पूछा गया है एक प्रश्न, वो कुछ फिल्टर का ऐसा कुछ प्रश्न था, वो जब आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक, तो ये निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें, प्रकार तो ये सभी साइबर हमले होते हैं, ठीक है, तो तीन तो है ही, एक ये तो है नहीं। ठीक है, एक प्रकार की जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना है। ठीक है, ये फिशिंग होता है। मैं बताता हूं फिशिंग क्या होता है। फिशिंग, हम एक जाल फेंकते हैं, मछली पकड़ते हैं, वही फिशिंग होती है। तो इसमें क्या करता है, कोई भी जैसे मान लो कि बहुत सारे लोगों को मैसेज कर रहा है, वो है ना, कॉल कर रहा है, ठीक, या किसी अन्य माध्यम से मेल कर रहा है, वो ये बोल रहा है
कि आपका एटीएम बंद हो गया है, आपका अकाउंट बंद हो गया है, आपकी कुछ भी आधार बंद हो, तो वो छल करके क्या करता है, एक लिंक भेजता है, इस वेबसाइट पे चले जाइए, ये ओटीपी बता दीजिए। फिर उस लिंक पे जब हम लॉगिन करते हैं तो वो क्या मांगने लगता है, वो मेल पासवर्ड जो भी कुछ है, तो वो हमारे डेटा को चुरा लेता है। कौन सा डेटा, संवेदनशील जो हमारी जानकारी होती है वो उसको ले लेता है, तो वो फिशिंग छल करते हैं। ठीक, ये तो फिशिंग हो गया। अब फिशिंग में भी फिशिंग में देखो, एक इसमें स्पैम भी देख लेना। स्पैम भी पूछा जा चुका है 2013, 14, 15 में कहीं पूछा गया है। अनचाहे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उसको स्पैम कहते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ठीक, अब फिशिंग कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। स्पीयर फिशिंग होती है एक, स्पीयर फिशिंग एक, ठीक है। एक फिशिंग होती है आपकी वॉइस के आधार पे, वॉइसिंग फिशिंग, ठीक। और एक होती है आपकी स्मिशिंग फिशिंग। ठीक, ये डीप हो जाएगा पर फिर भी ठीक है, क्योंकि फिशिंग से 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। अगर अगली बार वो थोड़ा सा भी गहराई में चला गया तो हमको पता होना चाहिए। स्पीयर फिशिंग क्या होता है, वाइजिंग फिशिंग क्या होता है, और ये बस नॉर्मल सा हमको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होता है। ठीक, तो स्पीयर फिशिंग होता है स्पीयर भाला। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो हैकर होता है वो किसी एक व्यक्ति या एक किसी कंपनी को टारगेट करता है, और उस पे मतलब उस पे निशाना देगा सटीक, एक व्यक्ति को बार बार कुछ करके वो उसकी जानकारी लेने का ट्राई करेगा, उसके पासवर्ड, उसका पर्सनल डेटा, उसकी कंपनी संबंध डेटा, व्यक्तिगत डेटा। तो इसको क्या कह देंगे, इस स्पीयर फिशिंग। ठीक है, ये वाइजनिंग फिशिंग होती है वॉइस के माध्यम से। आपसे मान लो कि आपको कॉल कॉल करके पूछ रहा है वो, है ना, मौखिक वाला ये होती है। और इसमें ये मैसेज करके, ये मैसेज के माध्यम से। अब मान लो उसने इस क्वेश्चन में रख दिया कि फिशिंग हमला ये ऐसा ऐसा होता है, इसमें मैसेज के थ्रू, मैसेज से आपकी कोई छल कर रहा है मैसेज के द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे, तो अपन ये कहेंगे। ठीक है, ऐसे करके इससे प्रश्न बनने की संभावना है। एसक्यूएल, इससे इसका क्या है भाई, एसक्यूएल क्या होता है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, ये क्या करता है कि जो वेबसाइट होती है उसमें मतलब हैकर क्या करते हैं, उनके पास तो वो कहीं पे उसकी जो कोडिंग की कोई लैंग्वेज होती है उसमें कुछ स्पेस बना के वो अपना कुछ ऐसा फिट करते हैं, फिर वो वेबसाइट को वो कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं वो इसके बिना पासवर्ड के एंटर कर जाते हैं, हमारी पूरी जानकारी वो ले लेते हैं। एडमिन का काम वो खुद कर सकता है, मतलब क्या जानकारी डालना है, क्या डिलीट करना है, कौन सी जानकारी क्या करना है। तो ये हो गया आपका एसक्यूएल इंजेक्शन हमला। फिर डीओएस, ठीक, ये भी पूछा जा चुका है, ये पता नहीं यार किस एग्जाम में पूछा है। डीओएस क्या होता है, डिनाइल, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, आपका डिनाइल, डिनाइल ऑफ सर्विस। अब डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है, डिनाइल मना करना, सर्विस को मना करना। मतलब जैसे आपने पता चला कि बहुत अच्छी कोई वेबसाइट बनाई, बहुत कुछ अच्छा बनाया, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, डॉस हमला क्या करेगा, आपसे डेटा नहीं चुराएगा। उसमें जैसे अपन सर्च करते हैं, कोई रिक्वेस्ट जाती है तो इतनी रिक्वेस्ट डाल देगा कि वो और किसी को कुछ दे नहीं पाएगी। जैसे इसको ऐसे समझे कि मान लो एक दरवाजा है, दरवाजे पे कोई अंदर आना चाहता है, मतलब हमारी वेबसाइट को कोई एक्सेस करना चाहता है, तो हमारे दरवाजे के कोई अंदर आना चाहता है, तो जो ये वाला हैकर होगा डिनाइल ऑफ सर्विस वाला, ये क्या करेगा, बाहर 20-25-100 लोगों को खड़ा कर देगा, तो जो आने वाला है, जो हमारे काम का व्यक्ति है, वो अंदर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब है कि हमारी जो वेबसाइट है वो इसमें क्या करेगा, वो इतनी रिक्वेस्ट बेकार वाली रिक्वेस्ट डाल देगा कि हमारा जो एक्चुअल में जो हमारी वेबसाइट पे आना चाहता है वो नहीं आ पाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक, बाकी का नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो आप ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा सा ऑप्शन भी आप सर्च किया करो, क्या पता अगली बार ये आ जाए, अगली बार ये आ जाए, अगली बार इसके अंदर का आ जाए,
अगली बार स्पैम आ जाए, मालवेयर अपन ने पिछली बार पूछा था पिछले क्वेश्चन, पिछले उसमें, तो ये आते रहते हैं, ठीक है। तो ये ठीक। साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल, देख फिर आ गया फायरवॉल। फायरवॉल का क्या काम होता है? फायरवॉल आग की बॉल नहीं होती है, ये क्या करता है, मान लो कि हमारा कोई सिस्टम है ये पीसी, तो इसमें जो अनधिकृत रूप से आने वाला व्यक्ति है, तो ये चौकीदार का काम करता है, उसको बाहर के बाहर लौटा देगा, ये फायरवॉल का काम करता है, ठीक। एक नेटवर्क को अबाधित पहुंच की अनुमति, अबाधित पहुंच की अनुमति नहीं हो सकता, एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करता है, ठीक है, ये फायरवॉल है। इसको भी आप पढ़ लेना, इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। फिर है एक नेटवर्क की, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट, अलीबाबा। देख लो मैं बात ही कर रहा था कि ये इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा सकते। किसके उदाहरण है भाई? तो किसका उदाहरण है ये? बिजनेस टू सिटीजन या कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस। ये प्रश्न रिपीट है, ये प्रश्न रिपीट है, बस ये कि इसमें आंसर दो आ गए। ये थोड़ी सी गलती है, ये प्रश्न रिपीट है। देखो बिजनेस टू कंज्यूमर या सिटीजन कैसे है, ठीक है, डी और ये दोनों सही है। बिजनेस टू बिजनेस भी है, मान लो कि बिजनेस से बिजनेस भी कर रहा है वो, एक कोई मान लो कि हमको बेचना है कुछ, तो हम किस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे? इस प्लेटफॉर्म पे जाके, तो मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को बेचना है, और जो इसका मालिक है वो भी बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस टू बिजनेस B2B हो गया। और मान लो कि बिजनेस टू कंज्यूमर, तो कंज्यूमर मेरे को खरीदना है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर भी है, तो दोनों आंसर है। अब इसमें ये जो प्रश्न इस टाइप के आते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। B2C पढ़ लिया, B2B पढ़ लिया, G2C सिटीजन है यहाँ पे, ठीक। गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस, MP टेंडर पढ़ा था ना हमने, वो गवर्नमेंट टू बिजनेस था। MP टेंडर, जेम पोर्टल, ठीक, ये सब। और ऐसे करके बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G, ये क्या होता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही बता देता हूं। जैसे गवर्नमेंट टू और E-फाइल, ये ऑफिस चलता है, हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी फाइल भेज दी, मान लो कलेक्टर सर के पास मैं भेज दूं, मेरा कोई एम्प्लॉय मेरे पास फाइल भेज रहा है, पर मैं उसको, तो वो क्या हो जाएगा? G2G। या जिले से राज्य पे, राज्य से सेंटर में कुछ काम ऐसा होता है, फाइलिंग या जो भी कुछ है, डेटा एक्सचेंज, G2G आता है, ठीक। फिर G2E भी आता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो इतने आपको ये याद नहीं है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप आसानी से याद कर लोगे, ठीक। नेक्स्ट आता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या, इसका इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ऐसे प्रश्नों की इंग्लिश पढ़ना पड़ती है, मुझे भी पढ़ना पड़ती है, आप लोगों को भी देख लेना चाहिए। प्रश्न नंबर है आपका 47, हालांकि आप लोगों की पढ़, ठीक। तो ये है इंटरप्ट सिंबल यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ द, हाँ ओके ओके, इसको बोलते हैं डिकोडिंग, ठीक है। आंसर निकल गया, इतना सा आंसर है, नहीं आता है कभी कभी, है ना, इसको बोलते हैं एनकोडिंग, ठीक। एनकोडिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर की भाषा में उसको कुछ करते, हम जो कमांड देते हैं, तो कंप्यूटर की भाषा में भी जानकारी का रूप बदलता है। 0 और 1 जो बाइनरी नंबर होते हैं, और जो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, ये समझ लिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है, वेब ब्राउजर नहीं है, समझ रहे हो। ये यहाँ पे एक सर्च इंजन भी आता है कि भाई कौन सा सर्च इंजन है और नहीं है, ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है, किसको सर्च इंजन बोलते हैं, किसको वेब ब्राउजर बोलते हैं। तो सबसे पहले वेब ब्राउजर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है। तो इनके नाम आप देख लें एक बार कि वेब, ये क्या करता है, आपका सर्च इंजन जो वेबसाइट के अंदर का जो विशिष्ट जानकारी होती है उस तक पहुंचता है। जैसे गूगल है ना अपना, जैसे हमने सर्च किया कुछ भी MPPSC, तो वो MPPSC की PYQ, प्रीवियस ईयर या एडमिट कार्ड, तो जो भी कुछ है तो वो हम अंदर के अंदर जाता है। और हमारा वेब ब्राउजर क्या करता है आपका, कि वेबसाइट को देखने है, जुड़ने का काम करता है। ये हमारा, जैसे कि मोजिला, आप इसी को तो खोलेंगे, या आप
क्रोम खोल लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, मुख्य मुख्य जो है आपके, पहले वेब ब्राउजर के मैं 8-5-6 नाम बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट होंगे, आप चाहें तो याद हो जाएंगे, रिपीट तो होता ही रहेगा आपका, ठीक है। जैसे MS एज होता है, ठीक है, इसमें जो अभी हम चला रहे हैं वो इसी पे चला रहे हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है जैसे सफारी, आईफोन का, जो आईफोन यूजर हैं उनको दिख जाएगा, ठीक। ओपेरा होता है, ठीक है। आपका एक ब्रेव होता है, आपका फिर एक होता है विवाल्डी। अब देखो ये तो हमको याद है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली लोग नहीं होते, मेरे जैसे लोग, वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है, ये तो हमको याद से है, पर यहाँ आके कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक बार बाइडू पूछ लिया था, बाइडू चाइना का क्या है ऐसा करके, तो वो हमको, हम बहुत ज्यादा नहीं पता रहता है, तो उसमें पता नहीं चलता। तो ये आप क्या वेब ब्राउजर्स हैं, और आपके सर्च इंजन कौन कौन से हैं। अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो यही सर्च इंजन लिख रहा हूं मैं, जैसे कि गूगल पता है आपको, ठीक है, विंग माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। आपका फिर एक बाइडू है, चीन का है, ठीक। फिर आपका एक यानडेक्स है, ठीक है, रूस का है ये जापान का कभी कभी लगता है ना, देश भी पूछ लेता है वो कभी कभी, ये रूस का है। फिर आपका डक डक गो भी है, फिर याहू भी है, तो गूगल भी है, ऐसे करके आपको इस प्रश्न में थोड़ी सी गहराई पे जाना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यह एक सर्च, ठीक है, ये तो हो गया। चैट जीपीटी आ गया ना, देखो मैं कहता हूं कि करंट में जो चल रहे हैं ना चीजें, वो जरूर पूछता है, और मैं पूछना भी चाहिए, उसमें क्या गलत है, उसको पूछना जरूरी भी है, ठीक है। अब ये देखो किसका है, ये 2022 के लगभग आया था, 15 में इसको बनाया था, ठीक। तो ये ओपन एआई का है। पहले अपन डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चैट जीपीटी, अब इसका फुल फॉर्म ही अगर पूछ ले वो, तो जनरेटिव प्री ट्रेंड है, जनरेटिव प्री ट्रेंड, जीपीटी का मतलब है, और चैट का मतलब हम सब जानते हैं, ठीक है। ये सॉरी, हाँ, प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये है ओपन एआई का है, ठीक। अपन इस पे आते हैं। अब जो एआई होता है ना, ये कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा आप ये भी देख लें कि भाई इसका कौन सा है, जेमिनाई है, ठीक है। चैट जीपीटी का, और इसका जो चैट जीपी सैम अल्टमैन और एलन मस्क ने इसकी वो किया है, ठीक है, अल्टमैन और एलन मस्क, इन्होंने बनाया था। एलन मस्क को जानते ही होंगे आप सब लोग, बताने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। ये 2015 में बनाया था, और 2022 में इसको शुरू कर दिया था या लागू कर दिया था, ठीक। ये कुछ कुछ चीजें चैट जीपीटी से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर हम जाते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी का पूछ रहा है वो, पहली दूसरी तीसरी सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पहली पूछा जा चुका है, पहली में ये आ जाएगा, ये चौथी का आ जाएगा, ठीक है, फोर्थ आई थिंक। ये कौन से का पूछ रहा है, दूसरी पीढ़ी का, ये फर्स्ट पीढ़ी में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरी का ये आ जाएगा, ठीक है, मतलब दो के मैंने निकाल दी और ये भी था, हो सकता है यही ना हो आंसर। नेक्स्ट के सी, ट्रांजिस्टर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ये इसके मेरे से इसलिए बन रहा है, ये पेपर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। मैं ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, पहली पीढ़ी में वैक्यूम किया गया था, ठीक है, और तीसरी पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया गया था। तो ये आपको पूरे पढ़ लेना चाहिए, ठीक। और ये किया गया होगा, हाँ चौथी में ही किया गया होगा, इसने क्या बताया, तीसरी में, चौथी में, ठीक है। महत्वपूर्ण टॉपिक्स ये हैं। अच्छा, मैं करंट अफेयर्स के, आज का करंट अफेयर्स थोड़ा सा बता दूं 2 मिनट में। तो देखो 28 दिसंबर को ही 1850 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एओ ह्यूम ने की थी, ये आज का दिन का एक वो है। दूसरा, डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 शुरू हो गया है, जिसमें एआई नेटिव गवर्नेंस को लेकर एक वो है, तो इसका आर्टिकल आप पढ़ लेना।
गगनयान मिशन को मॉड्यूल रिकवरी के लिए एक अपडेट किया है, तो गगनयान मिशन को पढ़ लेना, ठीक है। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप चल रही है अभी वर्तमान में, उसको पढ़ लेना। और डी गुकेश का प्रश्न आ चुका है, ऐसे प्रश्न उससे आएंगे कंफर्म। विजय हजारे ट्रॉफी है, जैसा कि मैं बता रहा था, तो ये वर्तमान में चल रही है, इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी इस बार खेल रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल ऐसे करके, तो ये थोड़ा सा इस बार इम्पोर्टेंट भी है। तो विजय हजारे ट्रॉफी को पहले क्या बोलते थे, रणजी वनडे ट्रॉफी। विजय हजारे जो पहली बार टेस्ट हुआ था 1951 में, तो पहली जीत जो हमने की थी वो विजय हजारे साहब कप्तान थे उस समय, इसलिए इस ट्रॉफी का नाम ये रखा गया है। और अभी तक की सफल टीम है तमिलनाडु है, जो 5 बार जीत चुकी है। पिछले साल की विजेता कर्नाटक थी, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये इस तरीके से आप कुछ कुछ टॉपिक्स को पढ़ लेंगे। एक मुझे पर्सनल मैसेज आया था कि समय प्रबंधन का, कि हम लोगों को समय में बहुत प्रॉब्लम आती है। देखो, समय को लेकर मैं एक ही बात आप लोगों से कहूंगा, आपको अपने लिए, मैंने बोला कि बाकी के काम सब निपटाने के बाद जो समय बचता है उसमें आप पढ़ाई करेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन मैंने ये बोला है कि अपने लिए, मैंने ये नहीं बोला कि तुम दूसरे के लिए भी अपना समय दो। जो अगर तुम दूसरे के लिए भी समय देना शुरू कर दोगे तो फिर वो उसमें काउंटिंग में नहीं आएगा। समय किसी को भी दो, बहुत सोच समझ के दो। आपकी सबसे बड़ी पूंजी है वो समय है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना ही प्रिय हो, हमारे फ्यूचर के साथ अगर कुछ ऐसा होने वाला है कि उससे नुकसान है, तो प्लीज उसको शुद्ध भाषा में बता दो कि मैं अभी ये तैयारी है और मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा आपके साथ, या आपके साथ बात नहीं कर पाऊंगा, चैट नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, जो भी आप स्पष्ट बोलें। और ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि बाकी लोगों का भी समय इंपॉर्टेंट है, तो बाकी लोगों का समय भी हम सोच समझ कर लें कि अगर हमको कोई समय दे रहा है तो उसकी वैल्यू करें और उसका फालतू का समय नष्ट ना करें। आपको अप्रैल तक प्रीलिम्स के लिए समय का विशेष ध्यान रखना है। बस समय का एक ही फंडा है कि हमको अपने समय को अपने उपयोग में लाना है। भले ही आप समय में कुछ नहीं कर रहे हैं तो सो लो, लेकिन रील्स देखने के लिए नहीं है। रील्स तो हम दूसरे के लिए देख रहे हैं ना, उसका वो चल रहा है, तो रील्स देखने में नहीं, आलतू फालतू हम यूट्यूब देख लें, पढ़ लें, न्यूज़पेपर पढ़ लें, सो लें, नहा लें, कपड़े धुल लें, झाड़ू पोछा लगा लें, ये सारी चीजें आप कर लो। ये खुद के लिए समय है। लेकिन जैसे ही आप दूसरों के लिए भी अपना समय देने लगते हैं तो मैंने जो टाइम मैनेजमेंट बताया है वो असफल हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, समय का विशेष ध्यान रखना है। लालटेन स्टडी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।